हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हमारा टॉपिक राजनीति सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें, इसे अब कंटिन्यू करेंगे। जो इसका सब टॉपिक है राजनीति सिद्धांत को दर्शन के रूप में जानना। तो हम इतिहास के रूप में तो जान ही चुके हैं और बाकी सब चीज़ें, राजनीति क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है दर्शन के रूप में समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लियो स्ट्रॉस जैसे विद्वानों द्वारा राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन के रूप में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट व शुद्धता से अभिव्यक्त किया गया है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में वह ये बोलते हैं, परंतु समग्र दर्शन राजनीति दर्शन नहीं है। जिस प्रकार समग्र राजनीति दर्शन नहीं, वह अपनी व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी में कहते हैं कि आप दर्शन के रूप में से समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है, लेकिन पूरा राजनीतिक सिद्धांत दर्शन नहीं है। वैसे ही जैसे पूरा का पूरा दर्शन राजनीतिक सिद्धांत नहीं हो सकता है। फिर आगे सेवाइन कहते हैं कि एक गूढ़ यानी रहस्यमय अध्ययन के रूप में सामान्यतः संपूर्ण ब्रह्मांड को और विशेष आदर्शों, मानकों व मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दर्शन ने पूरे संसार पर नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों का सार योग है। उनका कहने का मतलब है कि जो हमारा दर्शन है उसमें सारे ब्रह्मांड के रहस्य उसमें है। वो उसकी विशेषता है आदर्श, उसके मानक, उसके मूल्य, स्टैंडर्ड्स वगैरह जो होते हैं, ये सब दर्शन की विशेषता है और इसने पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना नियंत्रण बना रखा है। जब आपको कोई मैथोलॉजी की बात बताता होगा तो उस मैथोलॉजी के पीछे का जो रहस्य होता है वही दर्शन कहलाता है। तो वही चीज़ उनका कहने का मतलब है कि दर्शन एक रहस्य की तरह है और इसे समझने के लिए हमें इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। अगर कहते हैं कि इसने अपने मूल्यात्मक कारकों के रूप में युगों तक राजनीतिक सिद्धांत को भली प्रकार संतुष्ट किया है। उन्होंने बोला कि अपने जो उसका तरीका है मूल्यांकन करने का, इसके कारण ये लंबे समय तक अपनी स्थिति बनाए हुए हैं और इसने राजनीतिक सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, समझाया है कि राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के बिना कैसा है और दर्शन के साथ कैसा है। कांट कहते हैं यहाँ पे दर्शन के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। मतलब दर्शन ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किसकी आशा कर सकता हूँ। और यही है जो दर्शन को जीवन का ध्रुव तारा बनाता है। उनका कहने का मतलब यह है कि दर्शन समझने के लिए हमें, मतलब दर्शन 3 प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। पहला क्वेश्चन है मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किसकी आशा कर सकता हूँ। यही जो प्रश्न है यही उसके दर्शन का ध्रुव तारा है, यानी दर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या उसकी मेन चीज़ बन जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि बिना दर्शन के कोई भी राजनीतिक सिद्धांत कभी अस्तित्व में नहीं रह सकता। भविष्य पर नज़र रखे बगैर कोई भी वर्तमान पर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी वर्तमान अपने अतीत के बगैर नहीं डटा रह सकता। उनका यहाँ पे तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि भविष्य नहीं जानोगे तो आप वर्तमान अपना नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर वैसे ही अतीत के बिना भी वर्तमान या वर्तमान के बिना भी अतीत नामुमकिन सा है। यहाँ पे आगे पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है, क्योंकि यह न सिर्फ विषयों की प्रकृति को जानने की चेष्टा करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि विषय वस्तुतः क्यों अस्तित्व रखते हैं। इनका कहने का यहाँ पे मतलब हुआ कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत का दर्शन है, ठीक है, यह विषयों की प्रकृति को जानने के लिए इच्छुक रहता है और साथ में ये भी स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि विषय वस्तु का जो अस्तित्व है वो क्यों है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही अगला पॉइंट है हमारा कि किसी काम अथवा विचार को केवल उसका मूल्यांकन करके ही समझा जाता है। मूल्यांकन बोध का हिस्सा है, यानी हमारी नॉलेज का। सिद्धांत से भिन्न रूप से दर्शन एक बुद्धि हेतु खोज है। उनका कहने का यहाँ पे अर्थ है कि अगर हमें किसी काम को करना है या समझना है तो हमें पहले मूल्यांकन करना पड़ेगा। यहाँ पे वो कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके मूल्यांकन की बात कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, हमने कितने तरीके से की, तो इन चीज़ों की वो बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे इसका तो हम उसकी नॉलेज, मतलब वो बोध का हिस्सा है, हमारी नॉलेज का हिस्सा है, हमें सही चीज़ें, गलत, इसकी मात्रा, उसकी सीमा, ये सब नहीं मालूम होंगी। तो यहीं पे वो कहते हैं कि सिद्धांत से भिन्न रूप से दर्शन एक बुद्धि हेतु खोज, यानी कि जो कांट है वो दर्शन को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी तरफ उनका थोड़ा झुकाव है। लेकिन जब हमने पीछे देखा था, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर लियो स्ट्रॉस पॉलिटिकल साइंस की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव रहता है। तो आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अथवा जैसे कि स्ट्रॉस दृष्टिकोण रखते हैं,
सार्वत्रिक ज्ञान हेतु, समष्टि के ज्ञान हेतु राजनीति सिद्धांत दर्शन के रूप में राजनीतिक विषयों को तथा सटीक अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को यथार्थ जानने का प्रयास है। यहाँ पे स्ट्रॉस का कहना है कि सभी प्रकार का हमें जो ज्ञान रखने के लिए है, ठीक है, और सभी समष्टि यानी हर चीज़ का ज्ञान रखने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन के रूप में समझना जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि राजनीतिक विषयों को सटीक व अच्छी तरह से और उसकी अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को जानने के लिए ही ये दर्शन का प्रयास रहता है कि वो राजनीति को अलग अलग रूपों में समझ सके। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राजनीति वो नहीं है जिसका अभिग्रहण व मताग्रह किया जाता है। दरअसल एक राजनीति सिद्धांती से उम्मीद की जाती है कि एक से अधिक अभिधारणाएं अथवा मत रखें जहाँ जानकारी रखनी पड़ती है। उनका मत कहने का मतलब कि आप एक जो थ्योरी है उसको लेकर आप नहीं चल सकते। एक राजनीतिक सिद्धांत यानी थ्योरिस्ट से उम्मीद की जाती है कि उसकी हर एक विषय पर अलग अलग अभिधारणाएं या मत हों, ठीक है, वो उन जानकारियों को एकत्रित करें जिसके प्रति उसका जो भी उसका मत है। अगर वो जैसे हमने कोई एक टॉपिक लिया है, ठीक है, ए नाम का कोई टॉपिक है, उस तो एक थ्योरिस्ट से कहा जाएगा कि आप किसी एक टॉपिक को पकड़ के आप लाइफ टाइम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। आपका ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर एक उसकी ब्रांचेस को, उसके ब्रांचेस पे अपनी अलग अलग अपनी सोच को बनाएं, अपनी थ्योरीज़ को बनाएं और उन सभी थ्योरीज़ का आपने क्या बैकग्राउंड दिया, उन सबकी नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि दर्शन तब प्रकट होता है जब मत अभिधारणा ज्ञान की ऊंचाइयां छू लेती है और यही है जो यथार्थ राजनीतिक सिद्धांत का काम करते हैं। उनका कहना मतलब दर्शन तब आएगा जब हमारे जो थ्योरी है, हमारी जो सोच है, या हमारा जो सिद्धांत निकलेगा, ठीक है, वो ज्ञान की ऊंचाइयों को छू लेगी और इसी से हम राजनीतिक सिद्धांत को प्राप्त कर सकेंगे। यही दर्शन का एक हम बोल सकते हैं मेन मोटो हो सकता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। और ये क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा, देखिए, दर्शन तब प्रकट होता है जब अभिधारणा ज्ञान की ऊंचाइयां छू लेती है। अभिधारणा यानी हमारी जो थ्योरीज होती हैं, यही है जो यथार्थ राजनीतिक सिद्धांत का काम है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का काम ही है हमें एकदम सटीक और अच्छी थ्योरीज प्रदान करना, तो यहीं पे वो दर्शन की मदद लेता है। स्ट्रॉस मानते हैं कि मूल्य राजनीतिक सिद्धांत के एक अनिवार्य अव्यय हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे दर्शन के अनिवार्य अव्यय। उनका कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमारे मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो राजनीतिक सिद्धांत के भी फंडामेंटल बोल सकते हैं या कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं, वैसे ही ये दर्शन के भी फंडामेंटल्स हैं। ये इसलिए हम इन दोनों को थोड़ा अलग नहीं कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत न सिर्फ व्याख्या करता है बल्कि अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता प्रभावित भी करता है। एक राजनीतिक गतिविधियों के मूल्यांकनात्मक परिप्रेक्ष्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उसके तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मूल्य अपवाद तथ्य ही हर किसी राजनीतिक सिद्धांत का एक अभिन्न भाग बनते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा, इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार स्ट्रॉस ने कहा मूल्य राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वही बात कही गई कि मूल्य और तथ्य ही है जो किसी राजनीतिक सिद्धांत का अभिन्न भाग बनते हैं और उसे कितना इम्पोर्टेंट विषय के रूप में हमें बताते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के रूप में। क्योंकि आपको पता था कि हम तीन तरीकों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो दर्शन विज्ञान यानी इतिहास, दर्शन और विज्ञान। अब हमने इतिहास और दर्शन तो पूरा कर लिया, अब हम इसे विज्ञान के रूप में समझे क्योंकि हम राजनीति विज्ञान बोलते हैं, तो हमें उसके अंदर के विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है। इस बात पर आर्थर बेंटली, इनकी किताब द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में थी, और आर्थर बेंटली से लेकर जॉर्ज कैटलिन, इनकी किताब द साइंस एंड मैड ऑफ पॉलिटिक्स 1927, ठीक है। ये मतलब आर्थर बेंटली से जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, इनकी किताब द पॉलिटिकल सिस्टम, व रॉबर्ट डहल द मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस तक विद्वानों द्वारा प्रभावशाली ढंग से जोड़ दिया गया। इनका कहने का यहाँ पे मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आर्थर बेंटली से लेकर जॉर्ज कैटलिन तक, फिर डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहल, इन सब लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए हैं। हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने ये बात भी बोली है कि परंतु विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, समग्र विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे समस्त राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं। उनका कहने का यहाँ पे मतलब है, जैसे हमने इतिहास और दर्शन के रूप में देखा
कि सारा इतिहास राजनीति सिद्धांत नहीं है, वैसे ही सारा राजनीति सिद्धांत इतिहास नहीं है। वैसे ही जैसे दर्शन सारा राजनीतिक सिद्धांत नहीं है और राजनीतिक सिद्धांत सारा दर्शन नहीं है, वैसे ही यहाँ पे विज्ञान के बारे में भी कहा गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में विज्ञान नहीं है जैसे कि रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र या फिर गणित शास्त्र। मैं आपको जब शुरू हुआ था हमारा ये टॉपिक तभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हमारे जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, ठीक है, वो नपे तुले होते हैं, यानी उनके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, हम उनको फिट करके या उनको हम अप्लाई करके हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर हम रसायन शास्त्र यानी हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की बात करें तो उनके फार्मूलाज होते हैं, इनकी थ्योरीज होती है, ठीक है, तो हम इनको हम कर सकते हैं कि अगर आपको ग्रेविटी जानना है तो ग्रेविटी का जो लॉ है या उसके जो फॉर्मूला है हम उसको पुट करेंगे और उससे हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान होता है वो हम किसी फार्मूला बेस्ड पे नहीं चला सकते हैं, ना बना सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं और ये मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। हर लोगों के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती है, हर समाज हर वर्ग के अनुसार चीज़ें अलग होती है। देखिए, लोकतंत्र सबके पास है, मैं आपको एग्जाम्पल फिर से दे रही हूँ, लोकतंत्र सबके पास है लेकिन सबने अपने अनुसार लोकतंत्र को अपनाया। हम इसका एग्जाम्पल भारत के संविधान से ले सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उसने चाहे पूरे हमारे जितने पूरे विश्व में जितने भी संविधान है सबका अध्ययन करके वहाँ से कुछ ना कुछ उठाया, लेकिन उसने सिर्फ उतना ही हिस्सा उठाया या अपनाया है या उसे उस तरीके से बदलाव किया है जितना भारत के लोगों के लिए ज़रूरी था और भारत की जनता के हिसाब से था। वो पूरा का पूरा उस तरीके से उसे अपना नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ की जनता का एटीट्यूड, उनकी जनता की ज़रूरत है, सब कुछ अलग होती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत के रूप में मतलब फार्मूलाज के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही समझाया गया है कि जो हमारे रसायन शास्त्र या भौतिकी विज्ञान है ये विज्ञान के जैसे नहीं है, ये अलग हैं। मतलब यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत की तुलना की गई है इन सब्जेक्ट से। यह बिल्कुल इस रूप में कोई विज्ञान नहीं है जैसे प्राकृतिक अथवा भौतिक विज्ञान है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में उस भांति कोई सार्वत्रिक रूप से मान्य सिद्धांत नहीं होते हैं, ना स्पष्टीकरण या प्रभाव होते हैं, ना प्रयोगशालाएं होती हैं, ना ही पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक व यथार्थ विज्ञानों में पाया जाता है। अभी मैंने आपको चीज़ समझाई कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, ठीक है, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत अपने अंदर सभी विषयों को समाये रखता है और ये खुद भी उन सभी विषयों का थोड़ा पार्ट भी होता है। तो यहीं पे वो कहा गया है कि आप प्राकृतिक विज्ञान के रूप में इनकी प्रयोगशालाएं नहीं बना सकते हो, आप इनके पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हो कि ऐसा हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम निर्वाचन या फिर हम वोटिंग सिस्टम से देखें तो आप वोटिंग सिस्टम से सपोज़ कि एक टाइम पे ए पार्टी जीत गई, लोगों को लगा कि हाँ ये पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, अगले साल भी ये पार्टी आएगी, लेकिन रिजल्ट ये आता है कि वो बी पार्टी जीत जाती है और ए पार्टी भारी बहुमत से हार जाती है। तो लोग इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत समय के अनुसार अपने आप में बदलाव करता है, वह समाज वर्ग हर चीज़ में अलग होता है। इसके कोई फिक्स्ड या फंडामेंटल रूल्स थ्योरीज नहीं होती हैं। ऐसे हमारा अगला पॉइंट है, यह है विज्ञान है। आप समझिए, हमने जाना कि विज्ञान क्यों नहीं है, अब हम जानेंगे विज्ञान क्यों है। जहाँ तक कि यह उन संकल्पनाओं मानदंडों को स्वीकार करता है जो प्रेक्षणीय और परीक्षणीय दोनों हैं, जहाँ तक कि यह विवेक और बुद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम उतना ही इसका प्रयोग करेंगे और यही विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ मतलब आपको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहूँ तो विज्ञान का अर्थ ये होगा कि आपको चीज़ें उतनी ही मात्रा में डालनी है जितनी की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत हम उतनी ही मात्रा में प्रयोग करेंगे उतना जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय हम किसी एक व्यक्ति को सारा न्याय नहीं दे सकते हैं, हमें अलग समूह, अलग व्यक्ति, अलग वर्ग, अलग धर्म, देश सबको देखना पड़ेगा। और फिर जब हम न्याय की बात करेंगे तो आपस में इनका आपस में कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है। तो हम चीज़ों को नाप कर सोच समझ कर देंगे। यही विज्ञान यही होता है कि चीज़ों को सोच समझ कर जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग में लाया जाए, ये विज्ञान है। यही राजनीति विज्ञान को उन्होंने बताने की कोशिश की। आगे है कि सामान्यतः अमेरिकन सामाजिक विज्ञान अन्वेषकों ने विशेष रूप से व्यवहारवादियों ने राजनीति को एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया को अव्याख्यावाद रिडक्शन कहा। मतलब उन्होंने इसे, जो अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने राजनीति को विज्ञान बनाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने इसको रिडक्शनिज्म कहा, यानी अव्याख्यावाद, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है या नहीं करनी चाहिए।
राजनीति सिद्धांत एक विज्ञान है जहाँ तक वह हो सकता है। वह वास्तव में किसी सामाजिक जनसमूह पर प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के रूप में राजनीति सिद्धांत एक सामाजिक विज्ञान है। मात्र एक सामाजिक विज्ञान है। अपनी कार्य प्रणाली, अपने उपगम्य तथा अपने विश्लेषण में यह एक विज्ञान है। यह उस सीमा तक विज्ञान है, एक आदि विज्ञान जैसा इसकी अरस्तु ने व्याख्या की। यहाँ पर हम समझेंगे विज्ञान की पूर्ण रूप से व्याख्या। देखिए, ये विज्ञान कहाँ तक है? ये वहीं तक विज्ञान है जहाँ तक यह सामाजिक जनसमूह पर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और फिर यह विज्ञान के रूप में राजनीति सिद्धांत एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ही है, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसको अरस्तु बताने की कोशिश करते हैं, व्याख्या करते हैं कि विज्ञान किस प्रकार है। अरस्तु के शब्दों में यह एक विज्ञान है जहाँ तक कि उसके निष्कर्ष, अध्ययन, परीक्षणों, प्रयोगों आदि पर यह विज्ञान है जहाँ तक उसके निष्कर्ष, अध्ययन, परीक्षणों, प्रयोगों आदि उन अभिलक्षणों के अनुसार निकाले जाते हैं जो विज्ञान को किसी सामान्य परिभाषा के साथ चलते हैं। यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक सामान्य विज्ञान की तरह जितने नापने की, समझने की और ज़रूरत के हिसाब के प्रयोगों की ज़रूरत होती है, बस उतना ही ये हमारे लिए विज्ञान है जो हमें निष्कर्ष निकाल कर देगा और निष्कर्ष का अध्ययन, उसके प्रयोग पर हमें हेल्प करेगा। उतना ही विज्ञान है। वो आगे कहते हैं कि राजनीति को एक विज्ञान बनाने के लिए, राजनीति को यथार्थ विज्ञान बनाने के लिए, एक विज्ञान तथा यथार्थ विज्ञान बनाने के लिए तकनीक व साधन ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस प्रक्रिया में कोई राजनीतिक सिद्धांत शेष रहता है अथवा नहीं। उनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमें राजनीति को विज्ञान बनाना है तो हमें तकनीकी और साधन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये इस बात पर इस मतलब ये भी कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पर बच पाता है या नहीं बच पाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें विज्ञान ढूंढने से ज़्यादा हमारा जो फोकस होना चाहिए विज्ञान को ढूंढने पर या विज्ञान समझने पर होना चाहिए। अरस्तु आगे कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत में विज्ञान की भूमिका उस बिंदु तक सीमित रहनी चाहिए जहां तक यह किसी राजनीतिक दृश्य घटनाक्रम को समझने में मदद करे। उस बिंदु तक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में प्रवेश मिलना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की अपनी सीमाएं होती हैं। दूसरी ओर खेल के नियम समय के साथ नहीं बदलते हैं। भौतिकी के नियम उदाहरण सभी कालों में भूत, वर्तमान, भविष्य में सभी परिस्थितियों में संबंध में माने जा सकते हैं। यहाँ पे उनका कहने का मतलब है हमें विज्ञान को सिर्फ उतना ही समझना चाहिए जहाँ तक वह राजनीतिक सिद्धांत को समझने में हमारी हेल्प करेगा, उसकी दृश्य घटना को समझने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। हमें उस क्षेत्र तक ही विज्ञान को प्रवेश देना चाहिए। वो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान की अपनी सीमाएं होती हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं कि जो खेल के नियम होते हैं, ठीक है, वह समय के साथ नहीं बदलते। जैसे कि भौतिकी का नियम है, ठीक है। अब आप एक बताओ, जो भी हमारे फिजिक्स के जो हमारे लॉज होंगे, रूल्स होंगे, वो समय के साथ थोड़ी ना बदलेंगे। जो हमारा इतिहास में हमारे भूतकाल में रहा वही हमारे वर्तमान में रहेगा और वही भविष्य में रहेगा। आप एक बात बताओ कि आप ग्रेविटी का लॉ जो हमारे इतिहास में रहा है वो हमारे भविष्य में रहेगा, उसे बदल थोड़ी देंगे कि नहीं अब 2020 आ गया इसका इसे बदल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वही इसी प्रकार से कंपैरिजन करता है। आगे है कि परंतु यह सामाजिक विज्ञान के संबंध में सत्य नहीं है। आर्थिक व राजनीति की प्रकृति, यहाँ पे कॉलिन कहते हैं, ठीक, कॉलिन हे का कहना है कि यह राजनीतिक विज्ञान के संबंध में सही नहीं है। आर्थिक व राजनीति की प्रकृति अलग होती है और वो उसका एग्जाम्पल लेते हैं कीन्स व मार्क्स से कि भौतिक व प्राकृतिक न्यूटन व आइंस्टाइन के अनुसार नहीं होते। वो कहते हैं कि जिस प्रकार कीन्स और मार्क्स के लिए सामाजिक विज्ञान अलग थे, यानी कि कीन्स अर्थ के लिए और मार्क्स राजनीति के लिए, उसी प्रकार जो हमारा फिजिक्स है वो हमारे न्यूटन के लिए अलग है और प्रकृति आइंस्टाइन के लिए अलग है। मतलब ये उनके अनुसार नहीं है। मतलब उनके यहाँ पे कहने का यह मतलब हुआ कि जो न्यूटन और आइंस्टाइन है वो ही सब कुछ नहीं है विज्ञान के मामले में, क्योंकि भौतिकी यानी फिजिक्स और हमारी जो बायोलॉजी बोल सकते हैं या जितना हमारा नेचुरल साइंस है वो इनसे नहीं बना है। इन लोगों ने उन नियमों को समझने की बस कोशिश की और हेल्प की है, इन्होंने उन नियमों को बनाया नहीं है। ये वो नियम कई सदियों से पहले से चले आ रहे थे, इन्होंने बस उसे ढूंढा है। ये उनका कहने का मतलब होता है कि उसी प्रकार कीन्स जो है उन्होंने अर्थशास्त्र के जो नियम थे वो पहले से थे, बस उन्होंने उन्हें ढूंढा है। उनका ये मतलब एक्चुअली जो कॉलिन है वो कहना चाहते हैं कि जो कोई भी नियम होता है, जो व्यक्ति उससे जुड़ा होता है वो उसे आविष्कार नहीं करता, वह उसे बस ढूंढता है, वह उसका एक साधन होता है, क्योंकि वो पहले से मौजूद होते हैं अपने समय में।
बस इनको ढूंढने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे उनका कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे हमारे पॉइंट जो हमें विज्ञान के लिए समझने हैं वो ये हैं कि पहला, सामाजिक प्रधार प्राकृतिक प्रधारों से भिन्न है, उन गतिविधियों पर निर्भरता से परे अस्तित्व नहीं रखते जिस पर नियंत्रण रखते। मतलब उनका कहना है कि जो हमारा सामाजिक, जो हमारी साइंस है, जो हमारी सोशल साइंस है वो हमारी नेचुरल साइंस से अलग है, उसकी निर्भरता अलग है, उसका अस्तित्व अलग है। हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब अलग से मेरा मतलब है यहाँ पर कि इन्हें बिल्कुल भी अलग नहीं हम डिफ़ाइन कर सकते कि ये इसके साथ मिला हुआ है और ये इसके साथ मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि सामाजिक प्रधार प्राकृतिक प्रधारों से भिन्न अभिकर्ताओं के उन कामों की भावना से परे अस्तित्व नहीं रखते हैं वह अपने कार्यकलाप में कर रहे हैं। इनका कहने का यहाँ पे मतलब हुआ कि जो हमारे सामाजिक प्रधार है वो हमारे प्राकृतिक प्रधार से भिन्न है। उन अभिकर्ताओं, जो उनके एजेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भावनाओं से अलग नहीं होते हैं ये, बल्कि उन्हीं में होते हैं और ये जो लोग उन्हीं लोगों में होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि केवल अपेक्षाकृत रूप से स्थायी प्राकृतिक प्रधारों से भिन्न केवल अपेक्षाकृत रूप से ही स्थायी हो सकते हैं। उनका कहना है कि अपेक्षाकृत रूप से ही स्थायी प्राकृतिक से भिन्न भी हो सकते हैं और केवल उसी प्रकार स्थायी भी हो सकते हैं। यहाँ पर वह कहते हैं कि आप आर भास्कर की द लिमिट्स ऑफ नेचुरलिज्म को देखिए और समझिए वो क्या कहना चाहते हैं। अब हमारा जो विज्ञान और सब चीज़ें, हमारा टॉपिक अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। वो यह है कि यह सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न है। राजनीतिक सिद्धांत की सीमाएं राजनीतिक विश्लेषण के नीति शास्त्र के भीतर ही तय होती है। यहाँ पे उनका कहने का मतलब हुआ कि अब हमें चीज़ें समझ में आ गई, हमने हर तरीके से समझ लिया है कि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न है, क्यों भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, और राजनीतिक सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वे राजनीतिक विश्लेषण के नीति शास्त्र के भीतर ही तय होते हैं। यानी कि इन सब का भी एक नीति शास्त्र होता है। आप राजनीतिक सिद्धांत को वाइड एरिया में ओपनली नहीं छोड़ सकते हैं, इसकी भी हमें कुछ लिमिट्स लगानी होती है और वो मोरल लिमिट्स होनी चाहिए, तभी हम राजनीतिक विश्लेषण को कर पाएंगे राजनीतिक सिद्धांत में। तो यही वो समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। अब हमारा राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में, दर्शन के रूप में और विज्ञान के रूप में टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे आपको हमारा जो काम है कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।